नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम 7 चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 9 नवंबर 2025 को फॉरेस्ट गार्ड वाइल्ड लाइफ का जो एग्ज़ाम है उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम 7 चैनल पर आपको दो तरीके से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। एक जो है सॉल्व पेपर के माध्यम से, जिसमें आज अभी 7वां सॉल्व पेपर अपलोड किया गया है जिसमें 100 प्रश्न होते हैं, और इस तरह से पूरे 15 प्रैक्टिस सेट जो है चैनल पर अपलोड करवाया जाएगा। और जो दूसरा तरीका है या जो दूसरा वीडियो आ रहा है चैनल पर, वो जो है इस जो पूरा चैप्टर वाइज जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, 15 टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो उस 15 टॉपिक से जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस, स्पेशल क्वेश्चंस जो हैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाई जा रही है। तो उसमें 3 चैप्टर का जो है कि वीडियो बनाया जा चुका है, जो चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो साथियों, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के उस दोनों प्ले लिस्ट को देखिएगा, जिसमें एक में सॉल्व पेपर है और जो चैप्टर वाइज है, जिससे आपको विषयगत ज्ञान के जो 50 प्रश्न आने हैं उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो इसी के क्रम में आज जो चैप्टर वाइज है उसमें जो चैप्टर 4 है, यानी कि हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिक संतुलन, इस टॉपिक से जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और साथियों, अगर हाँ आप इस चैनल पर पहली बार हैं, यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित आप तैयारी करते हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड है या कोई भी एग्ज़ाम जो अगर आप तैयारी करते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है कि थोड़ा अपने दोस्तों के बीच भी इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि थोड़ा आपका भी इस चैनल को ग्रो करने में योगदान मिल सके। और साथियों, बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक उम्दा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाए। तो साथियों, आज प्रैक्टिस सेट जो अध्याय 4 है उससे संबंधित सारे प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। निस्संदेह आपको बहुत ही जो है कि लाभ होने वाला है। 9 नवंबर को जो आपका मेंस का पेपर लगा हुआ है, तो ये पूरा जो स्टडी मटेरियल है और इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आइए यहाँ से देखते हैं कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला, तो जो पूरा थ्योरी का रहता है उसी से इसमें क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं और इनकी व्याख्या को भी देख लेते हैं तो आपका पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता, डाइवर्सिटी, जो आमतौर पर प्रजातियों की संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है, कहलाती है। तो यह विकल्प ए यानी कि अल्फा विविधता। अब आइए व्याख्या देखते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता जो आमतौर पर प्रजातियों की संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है, अल्फा विविधता कहलाती है। अब यहीं पर देखते हैं कि बीटा विविधता के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रवणता के साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है, और गामा विविधता एक भौगोलिक क्षेत्र आवास की प्रजातियों की प्रचुरता को बताती है, और इसके अंतर्गत आवासों की विषमता या भिन्नता का पता चलता है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। वनों को ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, वे निम्न में से कौन से विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं? पहला, प्रदूषण नियंत्रण, कीट नियंत्रण, मिट्टी का कटाव कम करना और बाढ़ शमन। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि 1, 3 और 4। व्याख्या देखते हैं कि वनों को ग्रह के फेफड़े की संज्ञा दी जाती है क्योंकि ये ग्रह की अस्तित्व एवं स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। यथा वन पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने, कार्बन अवशोषण संग्रहण के माध्यम से में सहायक होते हैं। वन मृदा संरक्षक का कार्य करते हैं और मृदा अपरदन को कम करते हैं। मैंग्रोव वन चक्रवात एवं तूफानों के विरुद्ध अवरोध का कार्य करते हुए बाढ़ में सहायक होते हैं, जबकि वन कीटों को आश्रय प्रदान करता है, न कि कीट नियंत्रण में सहायक होता है। अतः 1, 3 और 4 सत्य है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि इकोटोन शब्द का क्या अर्थ है? तो यह विकल्प डी यानी कि दो जैविक समुदायों के बीच संक्रमण का क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। व्याख्या देखते हैं कि दो जैविक समुदायों के बीच संक्रमण का क्षेत्र इकोटोन कहलाता है, जहाँ ये समुदाय मिलते हैं और एकीकृत होते हैं। अस्थायी इकोटोन क्षेत्र जंगल के बीच का क्षेत्र होता है, जबकि क्षेत्रीय इकोटोन जंगल और घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संक्रमण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण से पारिस्थितिकी असंतुलन हो सकता है? तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि नई प्रजातियों का परिचय। व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर नई प्रजातियों का प्रवेश यानी कि परिचय के कारण से पारिस्थितिक असंतुलन हो सकता है। जब किसी प्राकृतिक क्षेत्र में विदेशी प्रजातियों के जीव जंतुओं एवं पौधों को लाया जाता है
तब उसमें से कुछ प्रजातियां आक्रामक होकर स्थानीय प्रजातियों की कमी या विलुप्ति का कारण बन जाती है, और सह-विलुप्तता भी पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला मृत जैविक पदार्थ से शुरू होती है? तो यह विकल्प सी यानी कि डेट्रिटियस फूड चेन यानी कि अपरद खाद्य श्रृंखला। व्याख्या देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। आपको व्याख्या जो इसमें दिया गया है इस पर विशेष ध्यान देना है कि अपरद खाद्य श्रृंखला मृत जैविक पदार्थ से शुरू होती है। अपरद खाद्य श्रृंखला में मृत जानवरों के शरीर या गिरे हुए परतों को अपघटक द्वारा खाया जाता है, और अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा कार्बनिक पदार्थों से आती है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यह विकल्प सी यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था, और इस कार्यक्रम का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो यह विकल्प बी यानी कि पर्यावरण संरक्षण में दिया जाता है। वैश्विक 500 पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस पुरस्कार की शुरुआत 1987 में हुआ था। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो यह विकल्प सी यानी कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो यह विकल्प है यानी कि क्षोभ मंडल। हमारे पृथ्वी के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। यह ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो यह विकल्प बी यानी कि नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78.8% होती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह विकल्प यानी कि 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है, पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जलवायु में परिवर्तन होता है, और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि सतह से ऊंचाई की ओर पर्वतों में जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ पर विकल्प 1 और 2 दोनों जो है कि सत्य है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जलवायु में परिवर्तन होता है, और सतह से ऊंचाई की ओर पर्वतों में जलवायु कटिबंध भी पाए जाते हैं। अतः दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पर्यावरणीय अपकर्ष से अभिप्राय है। तो विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, और पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। व्याख्या देखते हैं कि पर्यावरण अपकर्ष या पर्यावरणीय अवनयन से अभिप्राय पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से पर्यावरण में विपरीत परिवर्तन लाना तथा पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन से होता है। पर्यावरण अपकर्ष के अंतर्गत मानवीय क्रियाकलापों तथा प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा स्थानीय, प्रादेशिक तथा विश्व स्तर पर पर्यावरण का ह्रास होता है। अतः उपयुक्त सभी विकल्प सत्य हैं। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास से संबंधित है। विकल्प ए। एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र संघ की सतत विकास से संबंधित एक कार्य योजना है जो विश्व के सभी देशों में पर्यावरण संबंधी कार्यों को करने के लिए एक समग्र ढांचा तैयार करती है। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो यह विकल्प यानी कि 1968 में। स्टॉकहोम में पर्यावरण पर संगोष्ठी 1968 में प्रस्तावित की गई थी। वर्ष 1968 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उभरते हुए वैज्ञानिक प्रमाणों का उपयोग करते हुए पहली बार जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई थी। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। इकोसिस्टम यानी पारितंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर जो है आंसर देखते हैं इसका, यानी कि विकल्प सी, यानी कि पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश पर्यावरण वैज्ञानिक आर्थर टांसले ने 1935 में एक पुस्तक में किया था। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी को क्या कहा जाता है? तो
इसे हम विकल्प डी यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला को भी पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। सामान्य रूप से पारिस्थितिक तंत्र में जीवमंडल के सभी संगठकों के समूह जो एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया करते हैं को सम्मिलित किया जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने सन 1935 में किया था। पारिस्थितिकी होती है तो यह विकल्प डी यानी कि जीव तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंध के कारण। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण वातावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल पौधे एवं जंतुओं तथा उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वरन मानव समाज और इसके भौतिक पर्यावरण की अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकेल ने वर्ष 1869 में किया था। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह विकल्प सी यानी कि यह एक बंद तंत्र होता है, यही सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा तथा पदार्थों का संयोजन तथा बहिर्गमन होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक, अजैविक संघटक, पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह, भू रसायन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, उत्पादकता, स्थिरता, पादप जगत, जीव जगत, बायोम, पर्यावरण अवनयन और संतुलन, प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रबंधन आदि का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? तो यह विकल्प बी यानी कि बेनेट द्वारा। पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग बेनेट द्वारा 1976 में किया गया था। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो यह विकल्प डी यानी कि अर्निज नेस ने। गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्निज नेस 1973 में किया गया था। यह पर्यावरणवाद की एक ऐसी विचारधारा है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्रांतिक उपायों पर बल देती है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है तो यह विकल्प ए यानी कि भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिकी पदचिह्न पदछाप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा का प्रतिपादन कनाडा के पर्यावरणविद विलियम रिस तथा मैथियास वाकेरनैगल ने किया था। उनकी कार्यावधि यह मापन करती है कि मानव ने पृथ्वी की कितनी वहन क्षमता का उपयोग कर लिया है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की यह इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर के रूप में जानी जाती है। साथियों, ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनको देख रहे होंगे और इनकी व्याख्या को भी देख रहे हैं। तो इन प्रश्नों को आप सीरियसली लीजिएगा और इन प्रश्नों का आप कई बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो यह विकल्प सी यानी कि चिपको आंदोलन। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता चिपको आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन के अंतर्गत 1973 को उत्तराखंड, उस समय उत्तर प्रदेश का भाग, के वनों में शांत एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रहे वनों की कटाई को रोकना था। इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी तथा चंडी प्रसाद भट्ट ने विशेष योगदान दिया। तो आपके पेपर में जो है कि चिपको आंदोलन से जरूर एक प्रश्न देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यह विकल्प है यानी कि धान का खेत। धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से जैव विविधता नहीं पाई जाती, जबकि वन, झील तथा घास के मैदान प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है? तो यह विकल्प है यानी दोनों, ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण। ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण दोनों पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सही है। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी समुदाय की एक इकाई है जो जैविक, भौतिक तथा रासायनिक घटकों से निर्मित होती है। ऊर्जा परितंत्र में सौर विकिरण के रूप में प्रवेश करती है और उत्पादकों द्वारा खाद्य में परिवर्तित होती है। उत्पादकों से यह रासायनिक ऊर्जा खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में पहुंचती है। विभिन्न पोषण स्तरों पर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो यह विकल्प है यानी कि लकड़ी काटना। वनोन्मूलन या पेड़ों को काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, जबकि वन रोपण, सामाजिक वानिकी इत्यादि कारक पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक बल होता है तो यह विकल्प है यानी कि सौर ऊर्जा।
एक पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक सौर ऊर्जा होती है, क्योंकि हरे पौधे प्रकाश के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यह पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है, तो सभी प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से हरे पौधों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ पर ही निर्भर होते हैं। सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, अतः इसे पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो यह विकल्प सी यानी कि सबसे पहले मैंग्रोव, घास स्थल, झील और उसके बाद महासागर का क्रम सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो यह विकल्प डी यानी कि नीला हरा शैवाल। नीला हरा शैवाल एक जीवाणु होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। यहाँ जीवाणु के नीले रंग के कारण इसका नाम सायनो पड़ा। नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए विभिन्न प्रकार के सायनोबैक्टीरिया उत्तरदायी होते हैं। मृदा में वास करने वाले महत्वपूर्ण स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाले अन्य जीवाणु हैं एजेटोबैक्टर तथा क्लोस्ट्रीडियम। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो यह विकल्प बी यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पर्यावरण से विभिन्न जीवित जीवों और वापस पर्यावरण में पोषक तत्वों को परिसंचरण जैव रासायनिक चक्र के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के खनिज प्रवाह तथा चक्र जीवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल में होते हैं। जैव भू रसायन चक्र दो प्रकार के होते हैं, एक गैसीय चक्र होता है और दूसरा अवसादी या ठोस पदार्थ। गैसीय चक्र में जलीय कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ठोस पदार्थ में फास्फोरस और गंधक आता है। न्यून पोषक सांद्रता वाले जलाशय हैं, तो यह विकल्प डी यानी कि नितल क्षेत्र में। सर्वाधिक पोषक तत्वों की प्राप्ति अवरोही क्रम में क्रमशः वेलांचली क्षेत्र, अल्पपोषी क्षेत्र, नेरिटांचली क्षेत्र तथा नितल क्षेत्र में होती है। यही कारण है कि फाइटोप्लैंक्टन का भी सांद्रता क्रमशः इसी अवरोही क्रम में पाई जाती है, अतः न्यून पोषक सांद्रता वाले जलाशय नितल क्षेत्र में होते हैं। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर सीधे देख लेते हैं, इसका जो आंसर में दिया है सही सुमेलन ही देख लेते हैं कि हरित पादप जो है वो उत्पादक हैं, पशु परजीवी जो है द्वितीय उपभोक्ता हैं, पादप परजीवी जो है प्राथमिक उपभोक्ता हैं और कवक फंगी अपघटक हैं, अतः विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला है, तो यह विकल्प सी यानी कि एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य का पारण, यानी कि एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य और इस प्रकार ऊर्जा का पारण खाद्य श्रृंखला है। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है खाद्य कहे जाते हैं। पौधे अपना खाद्य स्वयं निर्मित करते हैं, जबकि जंतु खाद्य के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र की एक महत्वपूर्ण इकाई है जो एक सरल प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, तो विकल्प डी यानी कि प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है, क्योंकि वह सर्वाहारी होता है। तो यह ध्यान देने योग्य बात है कि मानव जो है प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, तो यह विकल्प डी यानी कि सर्वाहारी को। जो जीव शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी में मुख्यतः मनुष्यों को रखा जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन पौधों एवं जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। इन्हें सर्वोच्च पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जा सकता है? तो यह विकल्प है यानी कि समुद्र में। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या, सकल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता एवं प्राप्यता में इस तरह से ह्रास होता है कि उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है, जिसे पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड एवं ऊर्जा पिरामिड। जलीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है, क्योंकि जलीय पारितंत्र के उत्पादक सूक्ष्म पादप प्लवक होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। इससे बायोमास के पिरामिड का आधार छोटा होता है और किसी भी समय उपभोक्ता का बायोमास प्राथमिक उत्पादक के बायोमास से अधिक होगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, तो विकल्प सी यानी कि डाप्सन इकाई में। डाप्सन इकाई ओजोन सांद्रता को मापने के लिए उपयोग में लाई जाती है।
ध्यातव्य है कि वायुमंडलीय ओजोन का मापन डाप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है, जिससे डाप्सन यूनिट इकाई में व्यक्त किया जाता है। एक डाप्सन यूनिट शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है, तो यह विकल्प सी यानी कि अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन छिद्र का निर्माण अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक हुआ है। ओजोन, जिसका फार्मूला O3 होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। यह गैस समताप मंडल में पाई जाती है तथा पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज के प्रवेश को रोकती है, जो वातावरण में बहुत ही अल्प मात्रा यानी कि 0.001% में पाई जाती है। ओजोन परत के क्षरण के प्रमुख कारण CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक, हैलॉन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन तथा नाइट्रस ऑक्साइड के परिमाण की वायुमंडल में अधिकता होती है। आगामी वर्षों में चर्म से संबंधित विकृतियां निम्नलिखित कारण से अधिक सामान्य हो जाएंगी, तो विकल्प डी यानी कि ओजोन परत के क्षय से। आगामी वर्षों में चर्म से संबंधित विकृतियां यानी कि त्वचा कैंसर ओजोन परत के क्षय से अधिक सामान्य हो जाएंगी। ओजोन परत समताप मंडल के अंतर्गत प्रमुखतः 15 से 30 किलोमीटर में प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है, जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी के रक्षा कवच का कार्य करती है। इस सुरक्षात्मक आवरण का मानव जनित प्रक्रिया के कारण क्षरण हो रहा है। पराबैंगनी विकिरण की अधिक मात्रा में पृथ्वी के सतह पर पहुंचने से तापमान में वृद्धि होगी, जिससे त्वचा कैंसर में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त ओजोन परत के क्षरण से जीन परिवर्तन, मोतियाबिंद एवं अन्य नेत्र दोष, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना तथा सनबर्न जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होंगी। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है, तो यह विकल्प सी यानी कि ओजोन। ऑक्सीजन अणुओं के सौर प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के साथ अभिक्रिया से ओजोन का निर्माण होता है। उल्लेखनीय है कि समताप मंडल में इसी प्रक्रिया द्वारा ओजोन का निर्माण होता रहता है। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं, तो विकल्प बी यानी कि जैव समुदाय। एक से अधिक जातियों के समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे जैव समुदाय कहते हैं। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता, तो यह विकल्प बी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता। ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। व्यापक वायु में ओजोन की निम्नलिखित मात्रा में से कौन सी अच्छी मानी जाती है, तो यह विकल्प ए यानी कि 0.06 ppm तक। व्यापक वायु में ओजोन की 0.06 ppm तक मात्रा अच्छी मानी जाती है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की परत स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी के सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर सघनता वाला मुख्य भाग 15 से 30 किलोमीटर की मोटाई में स्थित है। यद्यपि इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सर्वाधिक जबकि वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, किसके द्वारा, तो यहाँ पर विकल्प देखते हैं, विकल्प बी यानी कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। जल वाष्प के विघटन से हाइड्रा ऑक्साइड अणु OH एवं हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण होता है तथा ये सभी ओजोन से प्रतिक्रिया कर उसके स्तर में कमी लाते हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो यह विकल्प सी यानी कि 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस या ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व में मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ओजोन परत संरक्षण की दिशा में 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया, जो 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ। इस उपलक्ष्य में 16 सितंबर को विश्व भर में ओजोन परत संरक्षण दिवस 1995 से मनाया जाने लगा, जिसकी घोषणा वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है, तो यह विकल्प सी यानी कि ओजोन परत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इस प्रोटोकॉल की 16 सितंबर 1927 को अपनाया गया, जो 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ। गीले अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो यह विकल्प डी यानी कि कंपोस्टिंग। गीले अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्ट खाद ऐसी सामग्री है जो मृदा को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और अन्य पोषक तत्वों के साथ समृद्ध करती है। ठोस अपशिष्ट का कार्बनिक पदार्थ विघटित हो जाता है, तो यह विकल्प सी यानी कि सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा। ठोस अपशिष्ट का कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा विघटित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खतरनाक अपशिष्ट की संभावित विशेषता है, तो यह विकल्प डी यानी कि
सभी, यानी कि ज्वलनशीलता, प्रतिक्रियाशीलता और संक्षारणीयता, यह सभी जो है खतरनाक अपशिष्ट की संभावी विशेषता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्न में से कौन वाहित मल उपचार के काम में लाया जाता है? तो यह विकल्प डी यानी एक कोशीय हरित शैवाल। एक कोशीय हरित शैवाल वाहित मल उपचार के काम में लाया जाता है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो यह विकल्प है यानी कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। इंसिनरेटर्स का प्रयोग कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है। खतरनाक अपशिष्टों से उत्पन्न होने वाली सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो ये है भूजल का प्रदूषण, यानी कि खतरनाक अपशिष्टों से उत्पन्न होने वाला सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव भूजल का प्रदूषण है। ई कचरा नियम को कब अधिसूचित किया गया? तो यह विकल्प है यानी कि मई 2011 में। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने मई 2011 में ई कचरा नियमों को अधिसूचित किया, जो 1 मई 2012 से प्रभावी हो गया है। समुद्री डंपिंग किस प्रकार के कचरे का प्रबंधन किया जाता है? तो यह विकल्प सी यानी कि नाभिकीय कचरे का। समुद्र डंपिंग में रसायन तथा नाभिकीय कचरे आदि को समुद्री मग्न में डंप किया जाता है। ई परिसर क्या है? तो यह विकल्प ए यानी कि ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाई। ई परिसर भारत की प्रथम वैज्ञानिक ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाई है, जो इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल अपशिष्टों के पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग का कार्य करती है। यह इकाई सितंबर 2005 में चालू की गई थी। तो साथियों, इस तरह से हमने जो चैप्टर 4 है यानी अध्याय 4 के सभी 55 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर कवर कर लिया है। तो साथियों, आप सभी ने यहाँ तक वीडियो देखा, इसलिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को दोस्तों ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह आपको और जो वीडियो है आपको मिलता रहेगा। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।